प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सर, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे आप विश करेंगे एनडीटीवी के जरिए सर बर्थडे विश? धन्यवाद एनडीटीवी को, आपने मोदी जी का जन्मदिन में मेरे घर आए हैं। ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपना जन्मदिन मनाते नहीं हैं। अगर वो मनाते हैं तो काम के माध्यम से, लोगों का सेवा करके और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका जितने भी कदम उठाए हैं उसको और आगे ले जाने का संकल्प लेकर के काम करते हैं। हम लोग मनाते हैं और हम लोग भी अपने तरीके से कोई केक काट के या कैंडल लाइट जला के मोदी जी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। हम लोग मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं और विकसित भारत बनाने का जो सपना देश के सामने में रखा है और जिस पे काम कर रहे हैं उसको और तेज़ी से आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आज मोदी जी का जन्मदिन तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमने मोदी जी का तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में क्या क्या काम किए उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे मेरा हाथ में जो एक किताब है, अगर मैं इस किताब में 100 दिनों में क्या क्या किया है जो यहाँ लिखा है उसका 10% का भी जिक्र करूं तो भी कम से कम 1 घंटा पूरा लगेगा। इतना काम हुए हैं। मैं कैबिनेट में साथ में बैठता हूँ, हर कैबिनेट मीटिंग में जितना निर्णय होते हैं और जितना काम हो रहा है, ज़मीन पे इतना तेज़ी से काम हो रहे हैं, उसको देखते हुए मैं फील करता हूँ कि अगर पिछले सरकारों ने भी अपना 1% भी काम किया होता जो मोदी जी का पहला 100 दिन में हुआ है तो विकसित भारत तो पहले बन चुके होते। सर, आप मोदी जी को तो पिछले कई सालों से जानते होंगे। पहले के मोदी और अब के मोदी में क्या फ़र्क पाते हैं? मोदी जी जब शुरुआत में पार्टी के महामंत्री रहे हैं तब भी हमने उनके अंदर में काम किया है, उनके साथ में बैठ कर के बहुत कुछ सीखा है। और बाद में 2001 में मुख्यमंत्री बने गुजरात के और फिर 2014 में देश का प्रधानमंत्री बने हैं। कितना इवॉल्व होते गया मोदी जी और अपना काम करने का तरीका हर दिन और तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है। अगर पहले दिन मोदी जी ने जो काम किया है उसका गति अगर 10 किलोमीटर है तो आज वो 100 किलोमीटर के स्पीड में और दौड़ रहा है, यानी कि मोदी जी की गति और तेज होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि ये तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन का काम, जैसे कि प्रधानमंत्री बनते ही पहला साइन क्या किया, उसने पहला सिग्नेचर में हमारे 20,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ 30 लाख किसानों के जेब में डाल देना पहला दिन। इस तरीके के एक के बाद एक जितना काम किया है, महिलाओं के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो किया है, युवाओं के लिए, गाँव में बैठे आदिवासियों के लिए, सबसे गरीब आदिवासियों के लिए और फिर खिलाड़ियों के लिए, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहता हूँ। 15 लाख करोड़ का खर्चा, पहला 100 दिन में लागत 15 लाख करोड़ का, उसमें से कई परियोजनाएं तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, वो टेंडर हो चुके, काम हो चुके हैं, लोगों का घर में पहुंच चुके हैं। और जिस तेजी से काम कर रहे हैं, पूरे 5 साल के टेंडर में कितने और ऐसा स्कीम आने वाले हैं। उम्र के इस पड़ाव में मोदी जी के अंदर जो काम करने का जज्बा है सर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी का जो एनर्जी है, उनका तजुर्बा और उनका दूरदृष्टि देखने का ताकत, ये आमतौर पर हम लोग पूरी तरह से इसका विवरण नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं मोदी जी का साथ में कई सालों में हूँ। कई सालों में मैंने जो देखा है अभी तक भी पूरा समझना मुश्किल है। और पार्टी में मोदी जी के साथ कितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ और उनके मंत्रिमंडल में शुरुआत से 2014 से हूँ। और एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हर कैबिनेट मीटिंग में हर एक कैबिनेट एजेंडा को किस तरीके से पारित करते हैं, उसका नतीजा लाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम आदमी को, गरीबों को कैसे लाभ पहुंचाए,
ये जो काम करने का तरीका है, ये मैंने तो जीवन काल में तो नहीं देखा, लेकिन आगे भी कल्पना करना मुश्किल है कोई ऐसा व्यक्ति मोदी जी जैसे और पैदा हो सकता है जो इस स्केल में इस तरीके से इतना साफ दिल, पूरा अपना जीवन का समर्पण देश के लिए रखते हुए काम करना। ये मैं उनका कैबिनेट साथी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूँ कि ऐसा नेतृत्व मिलना ये हर देश का नसीब में नहीं है। आज भारत की जो वैश्विक छवि है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। इस छवि को बदलने में, कहें कि भूमिका को बदलने में प्रधानमंत्री मोदी के जो कामकाज है उसको कैसे देखते हैं आपसे? आप पहला ही 100 दिन में देख लीजिए, आप विश्व पटल पर भी देख लीजिए, 45 साल बाद अगर पोलैंड में प्रधानमंत्री जाते हैं या यूक्रेन में पहला प्रधानमंत्री है भारत का जो पहुंचते हैं, वो भी युद्ध के बीच में, और फिर जितने जैसे ब्रुनेई गए हैं, पहला भारत का प्रधानमंत्री है जो द्विपक्षीय एक विजिट करते हैं, पहला ब्रुनेई में, इतने साल में किसी प्रधानमंत्री का विजिट नहीं हुआ। इस तरीके से फिर विश्व पटल पर अब तो विश्व के कई बड़े देशों ने कह चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब ग्लोबल जो क्राइसिस है उसको भी सॉल्व करने में प्रथम भूमिका निभा सकता है। वो किस लिए हुआ? 10 साल पहले क्यों नहीं कहते थे? मैं 10 साल पहले एक भारतीय होने के नाते, एक एमपी होने के नाते, मैं बाहर जाते थे, कौन पूछते थे हम लोगों को? ज़्यादा ज़्यादा ये सोचते थे कि हाँ, भारत बड़ा देश है, बड़ा जनसंख्या वाला है, शायद कुछ काम के लिए आया, नौकरी तलाशने के लिए आया या कुछ और चीज़ के लिए आया, पूछते थे। आज तो कोई भारत का कोई भी नागरिक विदेशों में जाते हैं तो सब लोग चाहते हैं कि वो भारत से जुड़े, मोदी जी के नाम पूछते हैं, भारत का नाम पूछते हैं। तो इसमें तो मैं बीजेपी का हूँ कोई मतलब ही नहीं है। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, और ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो किसको गर्व नहीं होगा? आप बताइए राजीव जी, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, 1947 से किसी प्रधानमंत्री ने एक टारगेट दिया क्या कि इतने साल में भारत को विकसित बनाना है, इतने दिनों के अंदर में भारत से गरीबी को हटाना है, हमारा आमदनी को इतना बढ़ाना चाहिए, और भारत को दुनिया का किस लेवल तक पहुंचाना है? कोई मापदंड, कोई तौर तरीका, कोई लक्ष्य रखा था क्या? नहीं। मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उसके लिए जो न्यू 10 साल पहले रखा है, आज मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिनों का लेखा जोखा मैं आपके सामने में पेश किया, और पिछले जो 10 सालों को और आगे तेजी से काम करने का हमारे पास लेखा जोखा है। 5 साल का इस टेनियर में क्या काम करना है, और ये 25 साल का अमृतकाल में हमारे हाथ में क्या क्या लक्ष्य है, कौन कौन से सेक्टर में क्या कदम उठाना चाहिए, सारा लेखा जोखा लेकर के काम कर रहा है। इतना सही तरीके से मोदी जी ने एक देश को एक रास्ते में लेके आए हैं। अब हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए आत्मनिर्भर भारत होते हुए विकसित राष्ट्र बनाना ये मोदी जी का लक्ष्य है। पीएम मोदी के कार्यकाल में अगर देखें तो देश की ताकत भी बड़ी है, चाहे आर्थिक मोर्चे पर बात करें, चाहे कूटनीतिक मोर्चे पर बात करें, रणनीतिक मोर्चे पर बात करें, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो मोदी जी का जो तरीका है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो, चाहे वो अपने एक राष्ट्र हित में कोई भी कदम आप देख लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लीजिए, इंडस्ट्री सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर या जियो पॉलिटिक्स, किसी क्षेत्र का आप देख लीजिए, मोदी जी कंपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं। वो सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट को एक साथ जोड़ते हुए काम करते हैं। जैसे कि जनधन खाता खोला 2014 में, और उसके बाद डिजिटल इंडिया के रूप में जितने भी काम हुए हैं, या आधार को जोड़ा है, या मोबाइल फ़ोन को जोड़ा है, लास्ट में तो सबको जोड़ दिया, और नतीजा क्या हुआ? भारत सरकार एक बटन दबाता है, सारा पैसा हमारे गरीब गांव में जो बैठे हैं उसका खाता में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जुड़ते हैं। तो ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल के साथ, रोड के साथ,
सी लेन के साथ, हमारे पोर्ट के साथ और इनलैंड वाटरवेज के साथ, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सारा चीज़ को जोड़ते हुए मोदी जी काम करते हैं। और कोई मंत्री अपना विभागीय कामकाज तक सीमित नहीं है, साइलोस में अकेलेपन में कोई काम नहीं करता है। आज मोदी जी का कामकाज का तरीका कैसा है? होल ऑफ गवर्नेंस, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सारा सरकारें विभागीय एकजुट होकर के एक टीम के स्पिरिट में काम करते हैं। तो ऐसा गवर्नेंस तो हमने कभी सोचा भी नहीं है। हमने देखा है, राजीव जी आपने भी देखा है, कांग्रेस के ज़माने में कौन सा कैबिनेट मंत्री क्या बोलते हैं, दूसरा कैबिनेट मंत्री से कोई तालमेल नहीं। कैबिनेट कुछ पास करता है, उसका युवराज कागज़ को फाड़ के फेंकते हैं। प्रधानमंत्री से कुछ बोलते थे और उनके मंत्री कुछ और बोलते थे। प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं था। कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा कि वो, आप सोचिए, ये बहुत सीरियस बात मैं बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसी के मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जब चाहे रात को 12 बजे भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर क्या सोचता होगा, उसका गरिमा पे कितना चोट पहुंचता होगा, आप सोचिए। एक और सवाल है कि चूंकि किरण जी आप अरुणाचल से आते हैं, देश के सुदूर प्रदेश से आते हैं, बॉर्डर है वहाँ पर, तो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, खास तौर से जो बॉर्डर एरिया की बात करें, दूर दराज एरिया के, चाहे लद्दाख की बात करें, अरुणाचल की बात करें, सिक्किम की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह की तरक्की वहाँ हो रही है, जिस तरह का फोकस है सरकार का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हिमालयन रीजन चीन के बॉर्डर के साथ जो हो रहे हैं, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट को बुला के पूछ लीजिए। मैं खुद ऑपोजिशन एमपी था, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि उस समय का सरकार, कांग्रेस सरकार को बोलते थे कि हमारा बॉर्डर एरिया को ध्यान दीजिए, हमारा वहाँ रास्ता बनाइए, ब्रिज बनाइए, गरीबों का आवाज़ सुनिए। सुनते नहीं थे। अंत में उनके डिफेंस मंत्री एक ही एंटोनी साहब ने ही कह दिया, वो भी पार्लियामेंट में, कि कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चाहते कि रोड बने, ब्रिज बने और हमारा बॉर्डर एरिया विकास हो, क्योंकि वो डर है कि चाइना उसी का इस्तेमाल करके आएंगे। लेकिन मोदी जी ने 2014 में बदल दिया है। 2014 के बाद इतना तेजी से बॉर्डर रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कैंप बन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लग गए हैं, रोड बन गए हैं, हमारे वहाँ बिजली पानी सब पहुँच गए हैं। अब चीन भी नाराज़ हो गए हैं। चीन उल्टा कंप्लेन कर रहे हैं कि भारत इतना तेज़ी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं। और कांग्रेस के ज़माने में चीन बहुत खुश थे, क्योंकि जो चीन चाहते थे वही कांग्रेस करते थे। यानी कि कांग्रेस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते थे चीन के डर से, और हम बना रहे हैं इसलिए चीन हमसे नाराज़ है। हम अपने देश के लोगों को खुशी देना है या चीन को खुशी देना है, आप बताइए। इसके बावजूद पीएम पर देश विदेश से जाकर, या क्या देश में कहें, जुबानी हमले हो रहे हैं लगातार। ये सिर्फ राहुल गांधी का ही खेल नहीं है। मैंने बहुत गौर से इस चीज़ को स्टडी किया है। राहुल गांधी अकेले देश का विरोध में और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा गिरोह है। इसमें विदेशी ताकतों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका, इंग्लैंड कहीं जाता है और उसको कौन बुलाते हैं, आपने देखा होगा चेहरा। जो भारत विरोधी जितने भी ताकतें हैं वो राहुल गांधी को बुलाते हैं, बिठाते हैं, और राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं दुनिया भर में कि इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, कोर्ट्स जो है बिक चुका है, यहाँ संस्थाएं खत्म हो चुके हैं। देश में भी हमले हो रहे हैं विपक्षी पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी पर। जिस तरह देश में जो हमारे विपक्ष के लोग हमको हमले करते हैं या प्रधानमंत्री को खास तौर करते हैं, तो उसका चलो हम एक पॉलिटिकल दृष्टि से हम उसको जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब जो हैं विदेश के आवाज़ के साथ तालमेल करके जो हमला करता है, वो विदेश में कौन उनसे लड़ेंगे, आप बताइए। अपने देश के तो हम मान लेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है। अब देखिए, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं कि हर समय मर्जी से पार्लियामेंट में उठ के बात करना चाहते हैं, हर समय मर्जी से, उसके लिए कोई नियम नीति नहीं। फिर उसका माइक जब ऑन नहीं होते हैं तो कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं।
ऐसा झूठ बात बोल करके विदेशों में वो बात फैलाते हैं कि भारत में बोलने का आज़ादी नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। किरण जी, अंतिम सवाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको क्या क्या सीखने को मिला है, क्योंकि बहुत करीब से आपने देखा है, उनको जाना है, मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं आप। देखिए राजीव जी, ये जो किताब मैं आपके सामने मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इसको आप एक झलक देख लीजिए। मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन में इतना काम करना, यही मोदी जी का झलक है। मोदी जी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने का हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि देश दुनिया अब मोदी जी को जानते हैं। इसलिए ये 100 दिन का कार्यकाल में जो जो काम हुए हैं, जो एक्शन प्लान के साथ में हम आपके बीच में आए हैं, इसका आप एक झलक देखेंगे तो क्या पत्रकार, क्या नेता, क्या किसान, क्या युवा, क्या महिला, सब कहेंगे कि हर देश को काश मोदी जी जैसा नेता मिलता, और काश भारत को आज से 25-30 साल पहले मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिलता तो आज भारत का तकदीर कुछ और ही होता। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त हो, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। अब 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो काम शुरू किया है वो इस किताब में झलकता है। पहला 100 दिन का एजेंडा पूरा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपने क्या क्या आपको सीखने को मिला सर, आपने क्या क्या सीखा? सीखने का मैंने कहा ना, ये किताब को आप पढ़ेंगे तो वही मेरा एक्सपीरियंस है। हम 10 साल पहले एक मामूली सा पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं सांसद था, मैंने बहुत कुछ काम किया, लेकिन मेरा जीवन बदल गया है 2014 में मोदी जी का मंत्रिमंडल में आने के बाद, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका ही बदल गया है। उससे पहले हम भी सोचते थे कि हाँ अब मैंने 1 महीने काम कर लिया है, अब 2 दिन आराम करूँगा, कि हमने अब 20 दिन लगातार काम किया है, 2 दिन जो है कहीं घूमने जाएंगे, ऐसा सोचते थे। मोदी जी के साथ काम करने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरा काम ही मेरा एंजॉयमेंट है, देश सेवा ही मेरा पूरे के पूरे आराम है। वो काम करते करते ही मैं एंजॉय करता हूँ, वही मेरा आराम है। मुझे अलग से कोई आराम करने का ज़रूरत ही नहीं है। काम करके जो एनर्जी मिलता है ना, वो आपको आराम देता है। इसलिए मोदी जी के साथ रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देश के लिए आपको लगातार काम करने में मज़ा आता है और देश सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यही सबसे बड़ा सीख है। चलिए सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। शुक्रिया।